हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास। और हमने आपको बताया था कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये कौन से एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होता है। उन सब एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होता है जिनके नेचर में एक से ज्यादा आइसोटॉप्स मिलते हैं और जिनकी जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस है वो कैसी होती है, कंसिडरेबल होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। हमने एग्जाम्पल लेके भी आपको बताया था कि हमारे पास सपोज करिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हमको मिलते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है जिसको हम बोलते हैं 1H1, तो नेचर में इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 99.9%। ठीक है। और बाकी के जो दो आइसोटॉप्स हैं, जो पहला है हमारे पास ड्यूटेरियम 1H2 और एक है हमारे पास ट्रिटियम जिसको हम बोलते हैं 1H3। तो इनका जो नेचर में परसेंटेज होता है दैट इज लेस देन 0.01%। इसी तरीके से हमारा जो ट्रिटियम होता है इसका भी नेचर में जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस है, जिसको आप बोल सकते हो अबंडेंस है, वो क्या हमारा लेस देन 0.01%। इसलिए हमने क्या कहा था कि हम हाइड्रोजन के लिए एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन नहीं करते। ठीक है। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल लेके बताया था जिस था हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स आपने देखे हैं, एक है हमारे पास 17Cl35 और दूसरा आइसोटॉप होता है हमारे पास 17Cl37, जिसमें से 17Cl35 जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 75% इसका अकरेंस मिलती है नेचर में। और जो 17Cl37 है इसकी नेचर में जो अकरेंस है ऑलमोस्ट 25% है। इट मींस इन दोनों का जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस है वो कैसा है, कंसिडरेबल है। इसलिए हमने क्लोरीन के लिए क्या करा, एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करा। इसके बाद फिर हमने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको चार लॉ पढ़ाए थे, जिसमें पहला लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन का लॉ था हमारे पास। मास कंजर्वेशन का जो लॉ था वो प्रपोज करा था लेवोजियर ने। ये दिया था लेवोजियर ने, और लेवोजियर ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होगी उसमें जो मास होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जिसका मैंने एग्जांपल लेके भी बताया था कि अगर मेरे पास आइस है, किसी कोई पर्टिकुलर ग्राम अमाउंट ऑफ आइस है, उस आइस को अगर मैं वाटर में कन्वर्ट करता हूं, मींस हमने क्या करा है, हमने फिजिकल स्टेट चेंज करी। आइस से हम आ गए वाटर में, मतलब सॉलिड फिजिकल स्टेट से हम आ गए लिक्विड फिजिकल स्टेट में। तब भी जो मास है वो 10 ग्राम ही होगा। अगर हम वाटर से उसको अगेन कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, अगेन हम क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल चेंज कर रहे हैं, हम लिक्विड स्टेट से आ रहे हैं गैसियस स्टेट में, तब भी जो स्टीम बनेगी उस स्टीम का मास भी 10 ग्राम होगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास मास कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये दिया था हमारा लेवोजियर ने। पर एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उन न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। इसके बाद सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये किसने प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था प्रोस्ट ने। तो प्रोस्ट ने ये कहा था कि जो कंपोजिशन होती है एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी इन रिस्पेक्टेड टू द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये हमने बताया था। और यहां से हमने कंक्लूजन भी निकाला था कि जो भी कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा या फिर जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद थर्ड लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा प्रपोज किया था डाल्टन ने। डाल्टन, इसमें बेटा आपको कुछ चीजें मैंने याद करने के लिए कही थी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे। आपके पास क्या होने चाहिए, दो एलिमेंट होने चाहिए। अब वो दो एलिमेंट क्या करने चाहिए, एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहिए। ये हो गए आपके पास, सपोज करो ए है मेरे पास एलिमेंट 1 और बी है मेरे पास एलिमेंट 2। ओके। तो हमने क्या बोला, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं और वो दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर्म मोर देन मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा क्या बना रहे हैं बेटा, ये कंपाउंड बना रहे हैं।
तो उस केस में क्या होगा, द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, अगर हम क्या करते हैं बेटा, अगर एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हैं, द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, द कंबाइंड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए सिंपल रेशियो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट लॉ था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये देखो कि प्रपोज किसने किया था, रिचल ने किया था। ये किसने करा था, रिचल ने इसे प्रपोज किया था। तो रिचल ने ये कहा था कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, सपोज करो ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, तीन एलिमेंट हैं, और ये क्या कर रहे हैं, तीन कंपाउंड का फॉर्म कर रहे हैं। ए बी मिलके कंपाउंड बना रहा है ए बी, बी और सी मिलके कंपाउंड बनाते हैं बी सी, और ए और सी मिलके कंपाउंड बनाते हैं ए सी। तो इसने ये बोला था बाय द फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, अगर आप किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करते हो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, फिक्स मास ऑफ ए लिया है, fixed mass of A. So according to this law, the fixed mass of one element, the mass of other element formed by the compound A plus B, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, mass of B in a compound AB and mass of C in a compound AC is equal to mass of B divided by mass of C in a compound B plus C. तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिचल। तो ये बेटा पूरा का पूरा स्टडी हमने लास्ट क्लास में की है, जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 7। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में देखते हैं आज हमारे पास पहला थ्योरी का पॉइंट कौन सा है। तो पहला थ्योरी का पॉइंट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले देखो मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूं। मैंने एक कंपाउंड लिखा ग्लूकोज, क्या लिखा मैंने, ये कंपाउंड ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। अगर मैं कंपाउंड लिखता हूं वाटर, ये क्या फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला इसका H2O। अगर हम कंपाउंड लिखते हैं अमोनिया, तो ठीक है, हम अगर कंपाउंड लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं वाटर लिख देता हूँ, वाटर। हाँ, अगर मैं कंपाउंड लेता हूं अपना अमोनिया, तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NH3। अब इसको समझो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या बताता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बताता है कि फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड represents the actual number of actual number of atom actual number of atoms per molecules. The molecular formula of a compound represent the actual number of atom per molecule of given elements, The molecular formula of a compound represent the actual number of atom per molecules of given element. देखो बेटा इसको हम समझाते हैं कैसे। देखो हमने, अगर हमारा कंपाउंड है मेरे पास, फिर से मैं बताता हूं, मैंने कंपाउंड ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है कंपाउंड मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करेगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता देगा कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सपोज कीजिए अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अपने एलिमेंट्स देखें, तो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, कैल्शियम आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आपको पता चल गया कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का भी एक एटम है, और ऑक्सीजन के दो एटम। तो ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो डेफिनेशन में एक बार फिर से रिवाइज करता हूं
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या बताएगा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ गिवन एलिमेंट्स, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ कितने एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो आप पहले ये अपना टॉपिक और स्टडी कर लो, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। द एम्पिरिकल फॉर्मूला formula of compound represents the simplest ratio of elements, simplest ratio of atoms आएगा बेटा, यहाँ से करेक्ट कर लीजिए। The empirical formula of a compound represent the simplest ratio of atoms per molecule of all given elements। अब इसको कुछ समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है। कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका हमें क्या लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो बड़ा अच्छा हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, सब बच्चों ने ये तो कुछ देखा होगा, ये स्ट्रक्चर देखा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। ये क्या हमारे पास बेंजीन है। मैंने क्या बनाया, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये कुछ कैसा होगा देख सकते हो आप। अगर आप यहाँ देखो बेंजीन का, तो बेंजीन के अगर हम मॉलिक्यूलर किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का होगा C6H6। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा, CH 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 CH, यहाँ पे CH और ये CH, ठीक है। और यहाँ बना देंगे ये डबल बॉन्ड। तो अब आप देखेंगे हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो हमारे हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। तो यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब मैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो गए मेरे लिए, एलिमेंट्स हो गए। तो मैंने जब आपको डेफिनेशन लिखवाई है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ गिवन एलिमेंट्स। मतलब आपको एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट हैं वो आपको उस चीज का आइडिया किससे लगेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का, C6H6, जिसको आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि कार्बन के 6 एटम हैं और साथ में हाइड्रोजन के भी हमारे पास 6 एटम हैं। अब इसी का हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये कहता है, इसकी डेफिनेशन देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गिवन एलिमेंट्स। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या है, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका बेंजीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का, CH हमने कैसे लिखा, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये कहता है बेंजीन के अंदर दो एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है, एक है हमारे पास कार्बन और एक है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। अब कार्बन के कितने एटम होते हैं बेंजीन के अंदर, 6, और हाइड्रोजन के भी कितने एटम है बेंजीन के अंदर, 6। इसको आप लिखो C6H6, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला ये कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ हाइड्रोजन
अगर मैं यहाँ पे इनका क्या निकालूं, रेशियो निकालूं, तो रेशियो क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप बोल सकते हो 1:1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जब भी आप लिखोगे किसी भी कंपाउंड का, तो आपको क्या करना है, उस कंपाउंड के अंदर पहले एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उन एलिमेंट्स के कितने आइटम्स हैं आपको वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन एटम्स का आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे और सिंपलेस्ट रेशियो के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे बेटा हमने कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम का जब रेशियो निकाला तो हमारे पास रेशियो कितना आया 1:1, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या हो जाएगा CH। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड empirical formula ऑफ अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उनके बीच में क्या रिलेशन हुआ है, अब हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा बताते हैं आपको, बेंजीन से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, बेंजीन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, m.f क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। और अगर हम बेंजीन के इंपिरिकल फॉर्मूले की बात करते हैं E.F क्या है इंपिरिकल फॉर्मूला, E फॉर इंपिरिकल, F फॉर फॉर्मूला, तो इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। तो यहां से हमको एक समझ में आया, यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, और यहां पे आप क्या लिखोगे सफिक्स में x, इसको मैं क्या करता हूं एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। ये रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूले में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंपिरिकल फॉर्मूला और सफिक्स में x। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये x क्या होता है, तो x होता है हमारे लिए एक पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है, x है एक पॉजिटिव इंटीजर, और इस x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देखते हैं हम। तो x इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला मास। इस तरीके से हम x की वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। इसको भी जरा हम ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये तरीका है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने का। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसका प्रूफ देखेंगे। हमने जो ये x की वैल्यू लिखी है क्या ये सही है कि गलत है, तो अब बेंजीन से ही अगर आप इसे प्रूफ करना चाहोगे तो इजीली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये है बेंजीन, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है C6H6। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में हम क्या करेंगे 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 12, हमारे पास एक मिनट बेटा ये 6 आएगा C6H6। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आप जब इसको ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमारे पास कितना आ जाएगा 78। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया 78। अब देखिए इस बेंजीन का अगर मैं इंपिरिकल फॉर्मूला निकालता हूं तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा CH। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। x की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। तो अभी हमने रिलेशन क्या लिखवाया, हमने रिलेशन लिखवाया
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला सफिक्स में x। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H6, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, जिसको आप लिख सकते हो C6H6। तो इस तरीके से हमने आपको जो भी फॉर्मूले लिखवाए थे उसका हमने आपको यहाँ पे प्रूफ करा दिया। आपको जो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको माइंड में सिर्फ यही रखना है जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। अभी मैं आज न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक बार फिर से रिवीजन पे आ जाओ। अभी तक हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करेगा, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूले की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या करेगा, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के जितने एटम हैं उन एटम का सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है। इसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला और सफिक्स में x होता है। यहाँ पे x क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हाउ टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको करते हैं हम। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका डिफाइन करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसके लिए डिफाइन किया गया है बेटा, कंपाउंड के लिए। किसके लिए डिफाइन किया गया है, कंपाउंड के लिए। और कंपाउंड के अंदर बेटा क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। सपोज कीजिए मैंने कोई कंपाउंड ले लिया एक्स, मैंने इसको ना मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया एक्स, और इस एक्स कंपाउंड के अंदर बेटा क्या है, इस एक्स कंपाउंड के अंदर क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और कितने एलिमेंट्स लिए मैंने, दो एलिमेंट्स ले लिए, एलिमेंट्स ए और एलिमेंट्स बी, ठीक है। अब आपको क्या होगा, आपको इस दो स्टेप में सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या निकालोगे, एलिमेंट्स ए के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। आप स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, किसके, ए के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए के फाइंड आउट करोगे। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स बी के भी फाइंड आउट करोगे। आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी, गिवन इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, आपको पहले अपना कंपाउंड देखना है। कंपाउंड के अंदर आप क्या देखोगे, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट्स के मोल निकालोगे बाय द गिविंग इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। तो ये हो गया मेरे पास स्टेप नंबर 1। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। सिंपलेस्ट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए रेशियो मोल्स ऑफ बी। आपको ये फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ ए रेशियो मोल्स ऑफ बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे ही सपोज करो मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी का जो रेशियो आया, ये रेशियो आया पी रेशियो क्यू। ये रेशियो क्या आया मेरे पास, पी रेशियो क्यू। तो इस कंपाउंड का, किसकी बात हो रही है, इस एक्स कंपाउंड की बात हो रही है। तो इस एक्स कंपाउंड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे, इस एक्स कंपाउंड का, किसकी बात कर रहे हो बेटा, एक्स कंपाउंड की बात कर रहे हो। इस एक्स कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, एलिमेंट्स लिखे, एलिमेंट्स के मोल का जो रेशियो आया वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार इसको बेटा फिर से समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको एक कंपाउंड गिवन होगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला हो चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ये हमेशा कंपाउंड के लिए डिफाइन होंगे। तो आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद आपको स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है, आपको हर एक एलिमेंट्स के मोल निकालने हैं,
और स्टेप नंबर 2 में आप क्या निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करोगे एलिमेंट्स के रेशो का, और जो भी रेशो आएगा उसी रेशो में आपका क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल मेथड है, किसी भी आप कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उन क्वेश्चन के बाद आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 34 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे सपोज करो ये आपको एक कंपाउंड गिवन है, ये क्या है आपके पास कंपाउंड, और इस कंपाउंड का आपको मास कितना गिवन है, 34 ग्राम। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। सपोज करो ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है द 34 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास आपको गिवन है कितना है, 0.6 ग्राम। तो कंपाउंड के अंदर बेटा एक हाइड्रोजन थी और एक नाइट्रोजन थी। अगर हाइड्रोजन 0.6 ग्राम है तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन का मास हो जाएगा, आप जब इसको बेटा एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये आई थिंक 3.4 ग्राम है, 3.4। यहाँ पे भी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये टाइपिंग एरर है, ये हमारा एक टाइपिंग एरर है। ये कंपाउंड का जो मास है वो आपको 3.4 ग्राम गिवन है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे कंपाउंड का मास आपको 3.4 ग्राम गिवन था, जिसमें से 0.6 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन थी। तो नाइट्रोजन कितनी बची, नाइट्रोजन हमारे पास बची 3.4 माइनस 0.6, दैट इज इक्वल टू 2.8 ग्राम। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितनी आ गई, 2.8 ग्राम। तो बेटा हमने क्या है, आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो बेटा कंपाउंड को सपोज करो मैंने एक्स माना, तो मैं उसी तरीके से सॉल्व करूंगा जिस तरीके से जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप कंपाउंड को देखो, अब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है आप उनको आइडेंटिफाई करो। तो आपके कंपाउंड के अंदर क्या है, एक नाइट्रोजन है और एक आपको हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपको अमाउंट गिवन है, कितनी गिवन है, नाइट्रोजन है 2.8 ग्राम और हाइड्रोजन है हमारे पास 0.6 ग्राम। तो मैंने क्या बोला था बेटा, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट के मोल्स निकालने हैं। हमें क्या करना है, एलिमेंट्स के मोल निकालने हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के हम मोल्स निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन होता क्या है, 7 and 14। तो नाइट्रोजन के मोल्स हम कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 14। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके पास आ जाएंगे 0.2 मोल्स। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, द मास ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1 ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे 0.6 मोल। तो बेटा स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको यही पढ़ाया था, यही मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है अपना स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में बेटा आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में आप इनके मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं करता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, दैट इज इक्वल टू 1/3। हमें क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। मतलब आप इसको लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रेशियो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1:3। इसके बाद बेटा हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे। तो जो कंपाउंड एक्स था, इस कंपाउंड एक्स के अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनका जो मोल का रेशियो है वही आप इनके सफिक्स में लिख दोगे। नाइट्रोजन एक है और हाइड्रोजन 3 है, तो ये आ गया हमारे पास NH3। तो NH3 क्या हो गया हमारे पास, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। NH3 क्या है हमारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा हमारे पास, NH3। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट करके एक चीज बताना चाहूंगा। नोट करके आप लिखोगे कि कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा सेम भी हो सकता है, मतलब कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो नोट करके आप लिखोगे कंपाउंड कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला m.f and empirical formula. Compound can have same molecular formula and empirical formula. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं, मैं बात करता हूं मिथेन की। तो मिथेन क्या होता है हमारे पास? CH4। अगर आप इस मिथेन की बात करोगे तो मिथेन का अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला, पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं। तो मिथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4 और मिथेन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है CH4। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की, किसकी बात कर रहा हूं? अमोनिया की। अगर मैं अमोनिया की बात कर रहा हूं तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। तो बेटा अगर आप NH3 को इस तरीके से लिख सकते हो, नाइट्रोजन का एक एटम है, NH3 के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो? सिंपलेस्ट रेशियो के टर्म में लिखते हो। अगर यहाँ पे आप मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो 1:3 ही आएगा। इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? NH3 ही हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सपोज कीजिए मैंने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट को। मैं स्टेटमेंट बोलता हूं ऑल द कंपाउंड हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर से सुनो, ऑल कंपाउंड हैव, या फिर ऐसे बोलता हूं मैं, ऑल कंपाउंड ऑलवेज हैव सेम डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, मैं स्टेटमेंट लिख भी देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। all compounds all compounds have different m.f molecular formula and E.f empirical formula। तो मैंने आपसे पूछा है इट इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? आपको आंसर देना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो बेटा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज फॉल्स। कि हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो ये कंपलसरी नहीं है। हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो तो ये भी कंपलसरी नहीं है। कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? बेंजीन की। तो बेंजीन में आपने देखा, बेंजीन में आपने देखा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो आया C6H6, पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया वो क्या आया? CH। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। पर अगर मैं बात करता हूँ मीथेन की या फिर मैं बात कर रहा हूँ अमोनिया की, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे? सेम। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट टाइप में आ सकते हैं कि 4 स्टेटमेंट लिखे हुए, उन 4 में से एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ आ गया। तो अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक अलग टॉपिक पढ़ाया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग टॉपिक पढ़ाया है। अगर ये दोनों चीजें सेम होती तो सर अलग अलग क्यों पढ़ाते हैं? इसका मतलब ये दोनों चीजें हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होंगी? नहीं, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आपको 3-4 सेकंड देता हूं, एक बार क्वेश्चन की आप रीडिंग करो जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। चलो ट्राई किया आप लोगों ने सॉल्व करने का पॉज करके? चलो करा ही होगा, मैं मान लेता हूं आप लोग बहुत ईमानदार हो। क्वेश्चन है मेरे पास, a gaseous compound of nitrogen and oxygen was found to contain 7:16 by mass nitrogen and oxygen respectively। ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ वेपर डेंसिटी इज 46। तो बेटा क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपको एक गैसियस कंपाउंड है, सपोज करो ये हमारे पास एक गैसियस कंपाउंड है, ठीक है, और इस गैसियस कंपाउंड के अंदर क्या है? 2 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? एक है मेरे पास नाइट्रोजन और एक है मेरे पास ऑक्सीजन।
अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इट वाज फाउंड टू कंटेन 7:16 बाय मास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो मास ऑफ नाइट्रोजन है और जो मास ऑफ ऑक्सीजन है, इनका रेशो क्या है, 7:16। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ में आपको क्या गिवन है, आपसे पूछा है कैलकुलेट फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन। तो मतलब गैसियस मिक्सचर की आपको वेपर डेंसिटी गिवन है। तो वेपर डेंसिटी क्या होगी गैसियस मिक्सचर की, 46। बेटा अगर गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी 46 है तो गैसियस मिक्सचर का मोलर मास कितना होगा, याद करो लास्ट क्लासेस में, 2-3 क्लास पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वेपर डेंसिटी इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। अगर वेपर डेंसिटी मेरे पास गैसियस मिक्सचर की है तो हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर को हम क्या बोलते थे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। याद आ रहा है कुछ? सो द एवरेज molecular mass is 2 into B dot D, that is I think ये आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा ये, 92 ग्राम पर मोल। तो बेटा देखो, ये देखो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। हमने क्या बोला था, अभी हम आपको इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, किसी भी एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आगे चल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो छोटी छोटी चीजें हमारे यूज में आएंगी। तो आप देखो यहाँ पे एक टर्म्स यूज हो गया कि अगर आपको गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता है तो आप गैसियस मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हो। तो गैसियस मिक्सचर का जो मोलर मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन की मैं अप्रोच बता रहा हूं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू सफिक्स में एक्स होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सफिक्स में एक्स। मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाया है। मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाया था ना, ये वाला देखो, हाउ टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने आपको हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बताया था, क्योंकि आपको हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला ही निकालना है। उस एम्पिरिकल फॉर्मूला के आगे अगर सफिक्स में एक्स लिखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। तो मेरा एम क्या है, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे पास दो चीजें अननोन हो गई। कौन कौन सी, एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अननोन हो गया मेरे लिए, और एक मेरे लिए एक्स अननोन हो गया। ठीक है, अब एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब बेटा देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या मुझे पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे पता है। कैसे पता है, देखो बेटा यहाँ देखो, व्हाट इज एम एवरेज। एम एवरेज को हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एम एवरेज क्या है मेरे पास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जब मैंने आपको एम एवरेज पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बोला था, इसी को हम बोलते हैं मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, मोलर मास ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गैसियस मिक्सचर होता है वो हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गैसियस मिक्सचर ना लिख के मैं यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको, अजी बड़ा, हाँ। अब बेटा देखो, अब ये मोलर मास आप कैसे लिखते हो, मोलर मास आप कैसे लिखते हो, मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम पर मोल लगा दे तो वही आपका मोलर मास बनता है। इसका मतलब जो आपका ये एम एवरेज है जिसकी वैल्यू 92 ग्राम पर मोल है, इसमें से जो 92 डिजिट है वो 92 डिजिट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, 92। अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल जाए। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको तब मिलेगा जब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता हो। तो अब मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूं। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं कैसे निकालूंगा, वही जो मैंने अभी करके निकाला है। कैसे निकाला है बेटा, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, हमने क्या बोला, सबसे पहले आप कंपाउंड ले लो।
तो मैंने यहाँ पे ले लिया अपना गैसियस कंपाउंड। क्या लिया मैंने? गैसियस कंपाउंड। अब इस गैसियस कंपाउंड के अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करने हैं? अपने एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन कौन से होगा? एक हो गया मेरे पास नाइट्रोजन और एक हो गया मेरे पास ऑक्सीजन। क्लियर है? एक हो गया नाइट्रोजन और एक मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन। तो स्टेप नंबर 1 में बेटा हम क्या निकालते हैं? स्टेप नंबर 1 में हम निकालेंगे मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालते हैं? स्टेप, दिस इज द स्टेप नंबर 1। ठीक है। और स्टेप नंबर 2 में बेटा हमें क्या निकालना है? स्टेप नंबर 2 में हमें मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशो निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं मोल ऑफ नाइट्रोजन मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो आप लिख सकते हो मास अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया आपको? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। और मोल ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख सकता हूँ? मास अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, कि मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। आप ये सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये आएगा। अब देखो आप क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है? मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 7:16। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 7:16। अब देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? 7 एंड 14। ऑक्सीजन होता है 8 और 16। तो मोलर मास ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। और मोलर मास नाइट्रोजन कितना हो गया? 14। तो ये आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 1:2। 1:2। 1:2 का मतलब, अब जो इंपिरिकल फॉर्मूला है, मैं फिर से कलर चेंज करता हूं, जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा 2। मतलब NO2 जो है, NO2 इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अगर आपको इंपिरिकल फॉर्मूला पता चल गया तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? इंपिरिकल फॉर्मूला मास बेटा कैसे निकालेंगे? इंपिरिकल फॉर्मूला मास के लिए देखो, नाइट्रोजन का मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला मास बेसिकली है क्या? मॉलिक्यूलर मास ही तो है। इंपिरिकल फॉर्मूला मास बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? समेशन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो कैसे लिखेंगे? इस इंपिरिकल फॉर्मूले में NO2 आ रहा है, NO2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो इस NO2 में नाइट्रोजन एक है और एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 14। और ऑक्सीजन 2 है, और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा हमारे पास 60। ओके। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 14 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 46। अब बेटा देखो, हमें क्या निकालना था? इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना था, ओ सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें दो चीजें रिक्वायरमेंट थी, इंपिरिकल फॉर्मूला, ये इंपिरिकल फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं। दूसरा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू मैं निकाल देता हूं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आपको क्या करना है, आपको मैं चौकटे में लगा देता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की वैल्यू पुट कर दो, इंपिरिकल फॉर्मूला मास की वैल्यू पुट करो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो गया 92, इंपिरिकल फॉर्मूला मास हो गया 46। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। थोड़ा सा, हाँ, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंपिरिकल फॉर्मूला। x की वैल्यू बेटा कितनी है? 2। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? NO2 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा N2O4। तो N2O4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। N2O4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन करने की पूरी अप्रोच बताई है, ये पूरी अप्रोच हम कैसे करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंपिरिकल फॉर्मूला निकालो। इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो पूरा मैंने अप्रोच बता दिया। अब क्वेश्चन कैसा भी आएगा अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लिख दूं यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? N2O4।
N2O4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे लगता है करवाना पड़ेगा, करवा ही देता हूं मैं। चलो जितने ज्यादा, देखो बेटा मेरा आपको, मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपके लिए जो लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ वो इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ कि आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अगर आप सिंपल थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो थ्योरी का आप अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना लेक्चर इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी, उस थ्योरी के ऊपर कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हम कराते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाए हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि कंपाउंड के अंदर ये सब वैल्यू है क्या, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मोल का मोल परसेंटेज गिवन है या मास परसेंट, दो ही चीजें हो सकती है। आपको क्या होगा, आपको कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के क्या गिवन हो सकते हैं बेटा, अमाउंट गिवन हो सकते हैं। अब अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ मास भी लिख सकते हैं हम, अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि हमें जो ये परसेंटेज गिवन है एलिमेंट्स की कंपाउंड के अंदर, वो मास परसेंटेज गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, लेट मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मैं एक नाम भी ले लेता हूं, कंपाउंड एक्स। लेट मास ऑफ कंपाउंड एक्स इज 100 ग्राम, कि कंपाउंड एक्स का जो मास है वो कितना है हमारे पास, 100 ग्राम है। तो बेटा हमने क्या बोला, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो आपसे पूछा है द कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन और 6.6% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। द कंपाउंड में भी, कंपाउंड कौन सा हो सकता है, तो बेटा कंपाउंड में भी पूछा है, इसका मतलब बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो गिवन ऑप्शन है, उन गिवन ऑप्शन में से वो कंपाउंड कौन सा हो सकता है। तो हमने क्या बोला, जब भी कंपाउंड की बात करेंगे, मतलब जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे, तो हमारा एम क्या रहेगा, हमें किसी तरीके से अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, हमने मेथड वही यूज करेंगे कि कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उन एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करो। तो आपको कंपाउंड के अंदर कार्बन गिवन है, आपको कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन गिवन है, आपको कंपाउंड के अंदर रेस्ट इज ऑक्सीजन लिखा है ना, तो ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, अब हमने जो ये परसेंटेज है वो मास परसेंटेज मान लिए। तो कार्बन कितना गिवन है बेटा, कार्बन आपको गिवन है 40 ग्राम, 100 का अगर आप 40% निकालोगे तो 40 ग्राम आ जाएगा। जो हाइड्रोजन गिवन है वो कितना गिवन है बेटा, 6.67%। तो इसको मैं रफली लिख सकता हूँ 20/3 ग्राम। अगर आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6.67 ही आएगा। और रेस्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो रेस्ट ऑक्सीजन हम कैसे निकालेंगे, 100 टोटल मास ऑफ कंपाउंड माइनस मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे, 40 ग्राम माइनस 20/3 ग्राम, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये आपके पास, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आई थिंक 160/3 ग्राम। कितना आ जाएगा ये, 160/3, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 160/3 ग्राम। तो बेटा हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट के मोल निकालने हैं। तो मोल निकाल दो। तो कार्बन का मास पता है, कार्बन के मोल कैसे निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन होता क्या हमारे पास 6C12, तो कार्बन का मोलर मास कितना होगा, 12 होगा, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 40/12। क्लियर है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के अगर हमें मोल्स निकालने, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 1, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा हमारे पास, 20/3। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 20/3। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन के अगर हम मोल्स निकालेंगे, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 8O16, तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा हमारे लिए, ये आ जाएगा हमारे लिए 16। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 10/3। मीन्स क्या क्या आया, एक बार देखो,
कार्बन के मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स आ गए और ऑक्सीजन के मोल्स हमारे पास आ गए। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 में अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालता हूं कि मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप इसे लिखोगे 40/12 रेशियो 20/3 रेशो 10/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 4/12 रेशो 2/3 रेशो 1/3, और 12 से अगर हम यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 रेशो, ठीक है, 8/4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2/1। मतलब जो रेशो आ रहा है हमारा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर ऊपर लिख दूंगा। तो हमारा जो बेटा रेशो आया, क्या रेशो आया, मोल ऑफ कार्बन, क्या रेशो आया हमारे पास, मोल ऑफ कार्बन रेशो मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशो मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितना रेशो आ रहा है बेटा, 1/2/1। ये रेशो होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इम्पीरी का फॉर्मूला लिखें, तो इम्पीरी का फॉर्मूला बेटा अगर हम लिखना चाहें तो इम्पीरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इम्पीरी का फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। इम्पीरी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, CH2O। समझ में आया कैसे लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपका टास्क शुरू होगा। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ अभी मैंने क्या क्या फाइंड आउट करा है। मोल्स ऑफ कार्बन रेशो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आया मेरे पास, 1/2/1, 1/2/1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे ये सीखो। आपको गिवन है SCHO, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये CH2O है, मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। इसका मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए मोल ऑफ कार्बन रेशो, मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशो, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितना आएगा, 1/2/1। और हमारा भी यही आ रहा है, इसका मतलब ए इज द राइट वन। ठीक है बेटा, अब ये बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिखा होता है कि विच द कंपाउंड में बी, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर। इसका मतलब आपको सब चेक करने हैं। सब कैसे चेक करने हैं, अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कार्बन के 2 एटम है, ये C2H5OH है, इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम है, 6 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मोल ऑफ कार्बन रेशो मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा बेटा, तो ये आएगा 2/6/1। तो आना कितना चाहिए, 1/2/1। इसका मतलब बी इज द रॉन्ग, बी कैसा है, रॉन्ग है। अब हम ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी है हमारे पास CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। और अगर हम IUPAC नेम बताए तो IUPAC नेम आ जाएगा इसका इथेनोइक एसिड। अब देखो बेटा, इस पर्टिकुलर CH3COOH में कार्बन के कितने एटम है, 2, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। अगर मैं मोल ऑफ कार्बन रेशो मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 2/4/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2/1। अगेन हमारा जो वैल्यू आ रही है उसी वही वैल्यू इसमें भी आ रही है। तो ये कंपाउंड आपका CH3COOH भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्योंकि CH3COOH में भी मोल्स ऑफ कार्बन रेशो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वही आ रहा है जो हमने कैलकुलेट करा है, 1/2/1। अब आप डी को और चेक कर लो बेटा, डी को भी मैं यही चेक कर देता हूं। डी है हमारे पास CH3OH, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसका मतलब अगर मैं मोल्स ऑफ कार्बन रेशो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगा तो आएगा 1/4/1। पर आना कितना चाहिए बेटा, 1/2/1। इसका मतलब डीबी क्या है, गलत।
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे दो ऑप्शन सही हैं। ये वाला ऑप्शन सही है HCHO, और एक हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही है CH3COOH। तो ये दोनों हमारे क्या है, करेक्ट। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और इंटरेस्टिंग है। ये आपका क्वेश्चन है जेई मेंस 2013 का। अभी आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। तो क्वेश्चन सॉल्व मुझे लगता है आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं आपसे करवा देता हूं। आप देखो, आपको गिवन है अ गैसियस हाइड्रोकार्बन अपॉन कंबशन। तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, पहले आप वो देखो। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, किसकी बात हो रही है बेटा, हाइड्रोकार्बन की बात होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, एक हाइड्रोकार्बन है उसका क्या करा रहे हो, कंबशन करा रहे हो। तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराएंगे या फिर जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का कंबशन कराते हैं तो सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, देखो सपोज करो मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मैंने क्या लिया, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लिया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन लेना है। हाइड्रोकार्बन लेने का मतलब मुझे जो कंपाउंड होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होगा। अब कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने ले लिया कार्बन के एक्स एटम है और हाइड्रोजन के एक्स एटम है, ओ सॉरी वाई एटम है। सपोज करो ये हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई की वैल्यू 4 ले लो, तो ये आ जाएगा CH4, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। अगर आप एक्स की वैल्यू को ले लेते हो सपोज करो 2, अब y की वैल्यू को आप ले लेते हो 6, तो ये आ जाएगा C2H6, इसको हम बोलेंगे इथेन। तो हमें बेटा इस सब चीजों में अभी नहीं जाना है। अभी आपको न्यूमेरिकल करने के लिए क्या क्या जरूरत है ना, आप वो देखो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ एक, ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन का हमें क्या करना है बेटा, कंबशन करना है। तो कंबशन करने पे क्या होता है कि जो भी सब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर उनके क्या बनते हैं, ऑक्साइड। अब इस हाइड्रोकार्बन के अंदर दो एलिमेंट है, कौन कौन से, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, दो एलिमेंट प्रेजेंट है। और जब आप कंबशन करोगे तो कंबशन करने पे एलिमेंट्स के क्या बनेंगे, ऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन का ऑक्साइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड बनता है उसको हम बोलते हैं वाटर H2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, आगे आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी समझने के लिए आप ये समझो, इसमें एक हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड होगा कार्बन और हाइड्रोजन का। दूसरी चीज, जब भी हम कंबशन करेंगे तो सब्सटेंस के अंदर या फिर कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, अपॉन कंबशन गेव 0.72 ग्राम वाटर। तो वाटर कितना मिल रहा है, 0.72 ग्राम, और 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3.08 ग्राम। अब बेटा यहाँ पे देखो एक चीज, आप देखो इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन था वो पूरा का पूरा कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ये आपको माइंड में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हाइड्रोकार्बन का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इस हाइड्रोकार्बन का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने सबसे पहले देखा एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ कार्बन निकालोगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है मोल्स ऑफ कार्बन का और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का। क्या निकालना है आपको, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकालना है मुझे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। और जैसे ही मुझे सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा वैसे ही मैं इंपिरिकल फॉर्मूला बता दूंगा हाइड्रोकार्बन का। पर बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक है वो समझने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आप कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकालोगे वो समझो। कैसे, इस हाइड्रोकार्बन में जितना भी कार्बन प्रेजेंट था वो पूरा कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया है, CO2 में। इस हाइड्रोकार्बन में जितना भी हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो पूरा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। इट मींस अब आपको जो कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स मिलने वाले हैं वो कहां से मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट से। कैसे, देखो बेटा
अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 का आपको क्या पता है, आपको अमाउंट पता है, मतलब CO2 कितना बना आपको इसका मास पता है। तो क्या आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो? तो मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2, और CO2 का मोलर मास होता है बेटा 44। अब हम बार बार इसको नहीं करके दिखाएंगे, अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो मास कितना है 3.08। अब मैं मोलर मास की बात करता हूं तो मोलर मास मेरा कितना है 44 CO2 का। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 0.07। 0.07 मतलब जो CO2 के मोल्स बने वो CO2 के कितने मोल्स बने बेटा, 0.07 मोल्स बने। अब आप यहां देखो, अगर CO2 का एक मॉलिक्यूल बनता है तो CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन के कितने एटम की रिक्वायरमेंट है आपको? CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन के एक एटम की रिक्वायरमेंट है। तो CO2 के 0.07 मोल्स बनाने के लिए कार्बन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 0.07 मोल्स। इस तरीके से हम यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे। समझ में आया बात? फिर से समझो, हमने CO2 के मोल्स निकाले तो हमने ये पता है कि हमारा हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर। तो हमने क्या करना है, पहले CO2 के मोल्स निकाले। जैसे ही मुझे CO2 के मोल्स पता चल गए तो मैंने कहा कि CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। तो CO2 के 0.07 मोल्स बनाने के लिए कितने कार्बन के मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 0.07 मोल्स की। ठीक है बेटा, अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है इस चीज में, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, जितने भी लास्ट लेक्चर है उनको एक बार आप देखिए, तो आपको इन सब चीजें समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसी तरीके से मैं निकालने वाला हूं मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर आपको गिवन है 0.72, और अगर मैं मोलर मास ऑफ वाटर की बात करता हूं तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 80। कितना होगा 80। इस तरीके से आप मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो, कितने आ जाएंगे ये आपके पास 0.04। कितने मोल्स आ गए 0.04। सेम लॉजिक मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, क्या, अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता हूं तो मुझे दो हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड है। कितने? 2 हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड। कितने हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड है बेटा? दो हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर मैं वाटर के 0.04 मोल बनाऊंगा तो मुझे कितने हाइड्रोजन एटम के मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 इंटू 0.04, दैट इज इक्वल टू 0.08 मोल्स। ये इस क्वेश्चन का कैच था। ये क्या था इस क्वेश्चन का कैच? क्वेश्चन का कैच क्या था, आपको जो अमाउंट थी प्रोडक्ट की अमाउंट गिवन थी। जब तक आपको इस पूरी नॉलेज नहीं होगी, क्या क्या नॉलेज की, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दूसरा कंबशन होने पे क्या होता है, तीसरा, अब हम मोल का रेशियो बेटा निकाल सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमको पता चल गए। कार्बन के मोल्स कितने बेटा 0.07, और हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 0.08। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा 7:8। तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C7H8। ये देखो बेटा IIT जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो C7H8 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो किस तरीके से हमने सॉल्व किया, पूरी अप्रोच मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, इसको मैं आपके होमवर्क में देता हूं। ये आपका होमवर्क का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? होमवर्क का पार्ट है। आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। आपसे पूछा गया डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए मिनरल दैट हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो एक मिनरल है बेटा, मिनरल होते हैं, तो मिनरल के अंदर क्या है, आपको ये कंपाउंड्स गिवन है, इन कंपाउंड्स की कंपोजिशन आपको गिवन है बाय मास। तो आप एक काम करना, मिनरल के मास को 100 ग्राम ले लेना। तो इस मिनरल, जैसे मैं अभी कर रहा था क्वेश्चन को, वैसे ही आप सॉल्व करोगे कि मिनरल है, मिनरल के अंदर क्या क्या कंपाउंड है आपको आइडेंटिफाई करना है। बेटा देखो, कंपाउंड के अंदर हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और मिनरल के अंदर हम
कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मिनरल के अंदर जो कंपाउंड है वो कौन सा है, एक ईओ है, एक DO2 है और एक हमारे पास H2O। और इनके परसेंटेज आपको गिवन है। अगर मिनरल आपके पास 100 ग्राम है तो ईओ कितना है आपके पास 25% बाय मास, तो इसका मास कितना आ जाएगा 25 ग्राम। DO2 का मास कितना आ जाएगा 25 ग्राम और वाटर का मास आ जाएगा 50 ग्राम। ठीक है, तो बेटा स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको अब कंपाउंड के मोल्स निकालने हैं। तो कंपाउंड के मोल्स आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ ईओ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ईओ, mass of DO2 divided by molar mass of DO2, molar mass of DO2 and mass of H2O divided by molar mass of H2O। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में उसने आपको एटॉमिक वेट दे दिया है, E का है 39 और D का है 13। तो अगर आप EO का मोलर मास निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सम ऑफ द एटॉमिक मास। तो E का एटॉमिक मास हो गया 29, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। तो मोलर मास जो ईओ है वो कितना आ जाएगा 45। इसी तरीके से आप DO2 की बात करोगे तो मोलर मास ऑफ DO2 कितना हो जाएगा बेटा, तो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस कर दो, डी का आपको गिवन है 13 और ऑक्सीजन के 2 एटम है और एक एटम का होता है 16, तो ये भी आई थिंक आपके पास 45 ही आएगा ग्राम पर मोल, और ये भी आपके पास हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो ये आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यू पता चल गई। तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में आप मोल्स ऑफ ईओ रेशो, मोल्स ऑफ DO2 रेशो, मोल्स ऑफ H2O निकालोगे। और कैसा निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे। कैसा रेशो निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशो निकालोगे। और सिंपलेस्ट रेशो निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं। तो ये आपके पास आएगा, आई थिंक ये आएगा आपके पास EO डॉट DO2 डॉट 5H2, मतलब जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा वो आएगा 1:1:5। तो ये क्या करना है, आपको खुद से करके देखना है। ये आपका क्या है, सेल्फ आपको करके देखना है। ये मैंने इसका आंसर क्वेश्चन का आपको दे दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ जेईई मेंस 2018 का, 2018 का क्वेश्चन है ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम लॉजिक से करेंगे जिस लॉजिक से हमने किया। और ये हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मेंस 2018 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना। अब आपको क्वेश्चन पहले मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एलिमेंट x एंड y कैन कंबाइन टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड। मतलब x और जो y है, x और y जब क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। तो कंबाइंड होके ये दो कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड 1 और एक बना रहा है ये कंपाउंड 2। तो x और y ने क्या करा बेटा, कंबाइंड होके दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। अब ये कह रहा है कि व्हेन 1.6 ग्राम ऑफ x combined exactly with 1.6 ग्राम ऑफ y, द कंपाउंड प्रोड्यूस हैज फॉर्मूला XY2। तो ये कह रहा है कि XY2 कंपाउंड बनता है। XY2 कंपाउंड कब बनता है, जब आप x को 1.6 ग्राम और y भी 1.6 ग्राम को आप जब मिक्स करते हो या कंबाइन करते हो, तब हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है हमारे पास XY2। अब ये कह रहा है हाउएवर अंडर द डिफरेंट कंडीशन, किसी दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है कि आपने 2.4 ग्राम x, मतलब x जो था अब वो आपने लिया 2.4 ग्राम, और आपने जो y लिया है आपने 1.6 ग्राम। जब आपने x 2.4 ग्राम x को 1.6 ग्राम y के साथ कंबाइन करा तो आपके पास कंपाउंड नंबर 2 बनेगा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2। कंपाउंड 2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। देखो बेटा, देखो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समराइज कर दिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूं। हमारे पास दो एलिमेंट है एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होके दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। अब पहला कंपाउंड बन रहा है XY2। ठीक है, पहला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है, XY2। वो कंपाउंड कब बन रहा है, जब आप 1.6 ग्राम ऑफ x को 1.6 ग्राम ऑफ y के साथ कंबाइन कर रहे हो। और दूसरा कंपाउंड बनता है हमारा, कुछ भी है,
वो कंपाउंड कब बनता है, जब आप 2.4 ग्राम ऑफ एक्स को 1.6 ग्राम ऑफ वाई के साथ कंबाइन कर रहे हो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कंपाउंड 2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं। केस वन में आप देखो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड आपके पास क्या है, XY2। XY2 देखते ही आपके माइंड में आइडिया आ जाना चाहिए कि मोल ऑफ एक्स और मोल ऑफ वाई का जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना आना चाहिए, 1:2 आना चाहिए। वो रेशियो कितना आना चाहिए हमारे पास, 1:2 आना चाहिए। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करोगे। एलिमेंट कौन सा हो गया, एक्स, और एक एलिमेंट हो गया वाई। तो स्टेप नंबर 1 में बेटा आपको क्या करना है, अच्छा एक और चीज, केस नंबर 1 में x आप कितना मिक्स कर रहे हो, 1.6 ग्राम, और y भी कितना मिक्स कर रहे हो, 1.6 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लगा दो। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको मोल्स ऑफ x और मोल्स ऑफ y निकालना है। तो अगर मैं मोल्स ऑफ x निकालूंगा तो मोल्स ऑफ x कैसे निकालूंगा कि मास ऑफ x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x। ठीक है। और मैं मोल्स ऑफ जब y निकालूंगा तो ये कैसे निकालूंगा, मास ऑफ y डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ y। इसका मतलब ये तो हो गया मेरे पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के बाद मैं क्या करता हूं, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ x रेशो मोल्स ऑफ y निकालना है। तो जब मैं मोल्स ऑफ x रेशो मोल्स ऑफ y निकालता हूं तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/2। तो इसको पुट कर दो कि WX डिवाइडेड बाय MX डिवाइडेड बाय WY डिवाइडेड बाय MY, WY डिवाइडेड बाय MY। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो MX है, MX क्या हो गया और MY क्या हो गया, ये हो गए हमारे पास मोलर मास ऑफ x एंड y। हमने x और y के जो मोलर मास है उनको यहाँ पे mx my एज्यूम किया। तो बेटा इसको सॉल्व करो, 1/2 इज इक्वल टू WX डिवाइडेड बाय WY इंटू my डिवाइडेड बाय mx। ठीक है। तो आप देखो WX और WY की वैल्यू आपको कितनी है, 1.6 मतलब WX और WY की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल है। आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है कि WX इज इक्वल टू WY इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। तो सॉल्व करने पे यहां से हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। वो इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, वो मैं लिखता हूं डायरेक्ट। हमारे पास इक्वेशन आ गया कि मोलर मास ऑफ Y डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ आप केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में बेटा आप क्या कर रहे हो, इसको समझने की कोशिश करो। केस नंबर 2 में आपके पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हमारा कैसे बनता है, x और y को मिला के। पर इस बार आपने क्या करा, x और y के अमाउंट को चेंज कर दिया। x आपने रखा है 2.4 ग्राम और y आपने सेम अमाउंट ही रखा है 1.6 ग्राम। तो स्टेप नंबर 1 में बेटा हम क्या करते हैं, स्टेप ये है हमारे पास केस नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, मोल रेशो निकालना है। तो जब आप मोल रेशो ऑफ x निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x। और जब आप मोल ऑफ y निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ y। स्टेप नंबर 2 में बेटा हम क्या करते हैं, हम सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ x रेशो मोल्स ऑफ y, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.4 mx डिवाइडेड बाय 1.6 my। तो इसको आप जरा एक बार सॉल्व करो। आपके पास nx अपॉन ny की जो वैल्यू आएगी केस नंबर 2 में, मैं थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं। ठीक है। तो केस नंबर 2 में जो ये वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू my डिवाइडेड बाय mx। तो बेटा my डिवाइडेड बाय mx ये वैल्यू कितनी है, 1/2 फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने my ओवर mx की वैल्यू जो है 1/2 मैंने पुट करी। तो यहां से मेरे पास मोल ऑफ x डिवाइडेड बाय मोल ऑफ y की वैल्यू आई
ये आ जाएगा आपके पास 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1/2। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4। इसका सिंपलेस्ट रेशो जो आएगा वो सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा इसका 3/4। अगर बेटा मोल ऑफ एक्स रेशो मोल ऑफ वाई 3/4 आया है तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आएगा कंपाउंड 2 का, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा x3/4। एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? x3/4। चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या क्या गिवन है। ऑप्शन में आप देखो बेटा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए x3/4 इट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपका आंसर आ गया। कैसे निकाला? आई थिंक अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है बेटा। देखिए मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दिक्कत क्या है, हम सोचते हैं कि क्वेश्चन ऐसे मेंस में नहीं आएंगे, कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना वो फर्दर आगे जाके किसी और क्वेश्चन में बहुत छोटे से पार्ट का काम करता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, आपने केस 1 बनाया तो केस 1 की जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वहां से आपने मोलर मास ऑफ वाई और मोलर मास ऑफ एक्स का रेशो निकाला। आपने क्या निकाला वहां से? मोलर मास ऑफ वाई और मोलर मास ऑफ एक्स का रेशो निकाला। फिर आपने केस 2 में ये डेटा को यूज किया। बेटा देखो, एलिमेंट के मोलर मास क्या होंगे? वेरिएबल नहीं होंगे। एलिमेंट सपोज कीजिए मेरे पास कार्बन है, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे अब कलर चेंज कर देता हूँ, नोट में समझा देता हूँ मैं यहाँ पे इसको। ये एक्स्ट्रा पार्ट है। सपोज करो बेटा मेरे पास कार्बन है। अब एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गए, दोनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड हमारे कैसे अलग अलग कंपाउंड हो गए। पर बेटा आप एलिमेंट मिलके चाहे कितने भी कंपाउंड बना दें, पर यहाँ पे जो एलिमेंट के जो मोलर मास है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। कार्बन का अगर मोलर मास 12 है, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, तो चाहे वो कंपाउंड CO बनाए चाहे वो कंपाउंड CO2 बनाए, मोलर मास क्या रहने वाले हैं? अब इस कार्बन का मोलर मास 12 है, वो की जो कि हो गया यूनिवर्सली कैसा रहेगा? ट्रू। कार्बन का मोलर मास अब 12 ही रहेगा, ऑक्सीजन का मोलर मास अब 16 ही रहेगा, अब चेंज नहीं होने वाला, चाहे वो कंपाउंड कोई सा भी बना दे। इसी तरीके से जो केस नंबर 1 में मैंने मोलर मास ऑफ वाई और मोलर मास ऑफ एक्स का रेशो निकाला है, अब ये एक्स और वाई मिलके चाहे कोई सा भी कंपाउंड बनाए, चाहे कोई सा भी कंपाउंड बनाए, पर उस कंपाउंड में इन एलिमेंट एक्स और वाई के मोलर मास चेंज नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो बेटा ये है हमारे पास आज, इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। थोड़ा लेक्चर ये लेंथी हो गया है, पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आज कोशिश की। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक लेके, कुछ नए एग्जाम्पल लेके और कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।